दल, मतलब संख्या पर आधारित कितने दल होते हैं। तो मुख्यतः संख्या पर आधारित जो है 3 प्रकार के दल होते हैं। पहला एक दलीय व्यवस्था जिसे कहते हैं, दूसरा द्विदलीय मतलब 2 दल, तीसरा बहुदलीय मतलब बहुत सारे दल। तो ये संख्या पर आधारित दल होते हैं। कई कंट्रीज में हम देखते हैं कि वहां पर एक दल का शासन है, मतलब एक ही पार्टी है वहां पे और कोई पार्टी नहीं है वहां पे, बस एक पार्टी है, उसी का ही वर्चस्व है पूरे देश पर, और इसे जो है एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। अभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी हम देखेंगे कि इंडिया में भी एक दलीय व्यवस्था बहुत दिनों तक रही। हालांकि यहाँ पर और भी पार्टीज थी, बट वो कभी पावर में नहीं आ पाई, सत्ता में नहीं आ पाई। तो इसलिए इसे बहुत से थिंकर्स ने, बहुत से विचारक ने उस एरा को, जो कांग्रेस जब थी सबसे पहले 1951 में जब इलेक्शन 52 में इलेक्शन हुए, तो जब तब से लेके 1970s तक किस प्रकार से कांग्रेस का वर्चस्व रहा, तो उसे जो है एक दलीय व्यवस्था कहा गया भारत में, क्योंकि उस समय और कोई दल शासन में नहीं आ सका। तो ये एक दलीय व्यवस्था होता है। कई बार द्विदलीय होता है जहां पर सिर्फ 2 दल होते हैं। बहुत से देश ऐसे हैं जहां पे सिर्फ 2 ही दल होते हैं मोटे मोटे, और कोई दल कभी शासन में नहीं आ पाता है। तो ये ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो वहां पे द्विदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय मतलब जहां पर बहुत सारे दल होते हैं। भारत में देखेंगे हम, यहाँ पर बहुत सारे दल हैं, वो क्षेत्रीय स्तर पे भी हैं, राज्य के और राष्ट्र के नेशनल स्तर पे भी देखते हैं बहुत सारे दल हैं। तो यहाँ पे प्रतिस्पर्धा जो है ज्यादा रहती है, तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। इस प्रकार संख्या पर आधारित जो है वो है एक दल, द्विदल और बहुदल। उसके बाद देखिए विचारधारा पर आधारित, तो विचारधारा पर आधारित भी कई दल होते हैं, जैसे कि दक्षिणपंथी जिसे राइट विंग्स कहते हैं। आजकल देखेंगे आप बीजेपी को राइट विंग्स माना जाता है भारत में, क्योंकि इसने अपने आप को दक्षिणपंथी, इन्हें कई बार कट्टरपंथी भी कह दिया जाता है, क्योंकि ये किसी चीज को लेके कट्टरवादी होते हैं। जैसे इनकी विचारधारा हिंदू विचारधारा है, तो हिंदू विचारधारा को लेके ये बहुत कट्टर है, उससे के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। तो इसलिए इसे दक्षिणपंथी या कट्टरवादी विचारधारा भी कहा जाता है। तो जो इनकी विचारधारा, जो आइडियोलॉजी है, उस पर आधारित जो है ये दक्षिणपंथी माने जाते हैं। दूसरा वामपंथी, जिसे लेफ्टिस्ट कहते हैं, हमारे इंडिया में लेफ्ट विंग, लेफ्टिस्ट कहते हैं लाइक जो कम्युनिस्ट पार्टी होते हैं वो वामपंथी या कम्युनिस्ट उन्हें कहा जाता है, लेफ्टिस्ट कहा जाता है उन्हें। तो इनके विचारधारा जो है थोड़ा एग्रेसिव होती है, मतलब ये परिवर्तन की ओर ज्यादा उन्मुख होते हैं। ये चाहते हैं कि समाज में परिवर्तन निरंतर बना रहे, ये रूढ़िवादिता को नकारते हैं और प्रोग्रेसिवनेस की बात करते हैं, इसलिए ये लेफ्टिस्ट कहे जाते हैं, वामपंथी विचारधारा के कहे जाते हैं। फिर मध्यम मार्गी मतलब सेंट्रिस्ट, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट और सेंट्रिस्ट। सेंटर वाले जो होते हैं वो मध्यम मार्गी होते हैं, ये ना ज्यादा कट्टर होते हैं ना ज्यादा सुधारवादी पर जोर देते हैं, तो इसलिए इन्हें मध्यम मार्गी कहा जाता है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ पर जो कांग्रेस है, कांग्रेस जो है वो मध्यम मार्गी माना जाता है, वो सेंट्रिस्टिक पार्टी मानी जाती है, क्योंकि भारत जो कांग्रेस है वो दोनों चीजें अपने अंदर इन्वॉल्व करती है, राइट विंग भी और लेफ्ट विंग भी, तो इसलिए इसे सेंट्रिस्ट पार्टी कहा जाता है भारत में। तो विचारधारा पर आधारित 3 प्रकार के दल हैं, दक्षिणपंथी, वामपंथी और मध्यम मार्गी। भौगोलिक आधारित दल जो है भौगोल के आधार पर भी दल होते हैं, जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल। एक दल जो पूरे नेशनल लेवल पे दल होते हैं, और दूसरा जो रीजनल लेवल पे दल होते हैं, मतलब क्षेत्र पर आधारित जो दल, क्षेत्रीय दल होते हैं। क्षेत्रीय दल के एग्जांपल अगर इंडिया में देखें तो मान लीजिए जैसे कि हमारे असम में असम गण परिषद हो गया, या फिर हमारे बिहार में जेडीयू हो गया। ये सारे जो छोटे छोटे दल होते हैं इन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है। तो इस तरीके से भूगोल के आधार पर भी देखें तो 2 प्रकार के दल होते हैं, एक राष्ट्रीय दल होते हैं और एक क्षेत्रीय दल होते हैं। अब हम देखते हैं राजनीतिक दल के कार्य। राजनीतिक दल के कार्य क्या क्या होते हैं। मुख्यतः जो राजनीतिक दल होते हैं वो सत्ता के लिए संघर्षरत रहते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है सत्ता की प्राप्ति में लगे रहना।
मतलब ये एक सत्ता के प्राप्ति के लिए निरंतर होड़ करते रहते हैं, कंपटीशन करते रहते हैं, इनमें प्रतिस्पर्धा देखी जाती है। तो इनका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है सत्ता की प्राप्ति, तो उसके लिए ये संघर्ष करते रहते हैं हमेशा। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, कोई भी पार्टी हो, वो चाहती है कि हम जो है सत्ता में हम आए, शासन हम करें। इस प्रकार से इनका जो पहला और प्रमुख कार्य होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, वो ये होता है कि ये जब से अपना पार्टी बनाते हैं, राजनीतिक दल जब बन जाता है, तब से ही ये लगे रहते हैं कि हमें अब सत्ता लेनी है और हमें शासन करना है। तो इनका जो मुख्य कार्य होगा वो है सत्ता के प्राप्ति के लिए निरंतर ये संघर्ष करते रहते हैं। दूसरा कार्य है इनका सरकार का निर्माण। सत्ता मिल जाएगी, उसके बाद ये सरकार का निर्माण करना चाहते हैं। तो जो इनका दूसरा मुख्य कार्य है सरकार का निर्माण करना, मतलब शासन का निर्माण करना। फिर सरकार एवं लोगों के बीच की कड़ी। जो राजनीतिक दल होते हैं ये जो है क्या करते हैं, सरकार और लोगों के बीच के पुल का काम करते हैं, कड़ी का काम करते हैं। मतलब ये जो है लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं, और जो सरकार की जो नीतियां होती हैं या जो सरकार ने जनता के लिए कुछ कार्यक्रम किए हैं, प्रोग्राम्स ले आए हैं, पॉलिसीज ले आए हैं, उनको क्या करते हैं ये जनता तक पहुंचाते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि मान लीजिए एक पार्टी सत्ता में है, अभी मान लीजिए बीजेपी हमारी सत्ता में है, शासन कर रही है, उसकी सरकार है, और जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो इस समय क्या कर रहे हैं, वो जो है वो ऐसा कार्य कर, ये नहीं है कि जो सत्ता पे चला गया उसी का ही सब कुछ है, और जो अन्य जो हार जाती हैं पार्टियां उनका कुछ कार्य नहीं होता, उनकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो एक विपक्ष के रूप में कार्य करते हैं, और वो क्या कार्य करते हैं कि वो लोगों और सरकार के बीच में एक कड़ी स्थापित करते हैं, एक पुल बनाते हैं, ताकि जो लोगों की समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचे, और जो सरकार की नीतियां हैं वो लोगों को पता चले उसके बारे में, लोगों तक उसकी जागरूकता हो पहुंचे, लोगों को पता चले कि सरकार की क्या क्या नीतियां हैं और उनके हित में क्या क्या नीतियां बनाई गई हैं। तो इस प्रकार से जो है जो अन्य राजनीतिक दल होते हैं, मान लीजिए जो नहीं जीते हैं, वो हारने के बाद भी ये सारे कार्य करते हैं कि जो है जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं, और सरकार की जो नीतियां होती हैं उसकी अच्छाइयां उसकी बुराइयों के बारे में जनता को अवगत कराते हैं। तो हम देखते हैं किसी भी लोकतंत्र में जो है राजनीतिक दल का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है समाज कल्याण के लिए कार्य करते हैं, जनता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। उसके बाद इनका और एक मुख्य कार्य ये है लक्ष्य निर्धारण करना। मतलब कि जो इनका लक्ष्य होता है लोगों की भलाई या लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना, और क्या लोगों की समस्याएं हैं उसको जो है सरकार तक पहुंचाना। तो ये एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसकी पूर्ति में ये निरंतर लगे हुए होते हैं। उसके बाद इनका जो मुख्य कार्य है सामाजिक कल्याण का कार्य है। किसी भी राजनीतिक दल का देखेंगे वो सामाजिक कल्याण का कार्य करते हैं। इसे कई बार गैर राजनीतिक कार्य कहा जाता है। गैर राजनीतिक कार्य कैसे? क्योंकि ये राजनीति से हटके है। जनता की जब भलाई में कार्य कर रहा है कोई दल, तो वो एक तरीके से गैर राजनीतिक कार्य कर रहा है। मतलब वो राजनीति में इन्वॉल्व होकर जनता की भलाई नहीं कर रहा, बल्कि एक मानवता होने के नाते या एक जो है कल्याण की भावना होने के नाते जो है वो कार्य कर रहा है। तो इनका जो मुख्य कार्य होता है वो सामाजिक कल्याण का कार्य होता है। इस प्रकार से राजनीतिक दल का कार्य है सत्ता के लिए संघर्ष करना, सरकार का निर्माण करना, और सरकार एवं लोगों के बीच जो है एक सामंजस्य स्थापित करना, लक्ष्य निर्धारण करना और सामाजिक कल्याण का कार्य करना। तो ये राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य हैं। अब हम देखते हैं कि दलों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन जिसे कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऐसे कि बहुत से थिंकर्स हैं, बहुत से विचारक हैं जिन्होंने क्या किया कि जो दल है उनको क्लासिफाई किया मोटे मोटे, लाइक जैसे एक दलीय वर्गीकरण किया, द्विदलीय वर्गीकरण किया। इन्होंने माना कि दल कितने प्रकार के हो सकते हैं,
ये सारी चीजें जो है ये अभी हम इसमें पढ़ेंगे। तो हम जो थिंकर्स आज करने वाले हैं वो हैं मॉरिस डुवर्जर। इन्होंने जो है संरचना के आधार पर पार्टीज का क्लासिफिकेशन किया, दलों का जो है वर्गीकरण किया संरचना के आधार पर। दूसरे हमारी जीवोनी साटोरी। साटोरी जो है उन्होंने 7 फोल्ड क्लासिफिकेशन पार्टीज के दिए कि पार्टीज के 7 टाइपोलॉजीज बताए, 7 प्रकार बताए इन्होंने साटोरी ने। और फिर सिगमंड न्यूमैन, इन्होंने भी 2 प्रकार बताए पार्टीज के, 2 टाइप्स बताए। और फिर स्ट्रॉम ने भी 3 टाइप के क्लासिफिकेशन दिए, दलों का वर्गीकरण किया। अब एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों की जो क्वेरीज होंगी वो पूछेगा, फिर नेक्स्ट क्लास में उन क्वेरीज को हम और अच्छे से डिस्कस करके फिर अपनी नेक्स्ट क्लास हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मॉरिस डुवर्जर। इन्होंने संरचना के आधार पर जो है दलों का वर्गीकरण किया। मतलब कि संरचना कैसी होती है दल की, उसकी बात इन्होंने की। उसमें जैसे कि इन्होंने क्या कहा कि 4 प्रकार के इन्होंने संरचना पर आधारित दलों का वर्गीकरण किया। सबसे पहले इन्होंने कॉकस दल की बात की, कॉकस पार्टी। कॉकस पार्टी जो मतलब विशिष्ट लोगों के द्वारा, विशिष्ट लोगों के दल से था, मतलब कुछ विशिष्ट लोगों द्वारा ये दल बनाया जाता था, इसे कॉकस पार्टी कहा गया। मतलब इसमें कुछ विशेष लोग शामिल होते हैं इस दल में। मतलब इसका जो आकार होता है वो काफी बड़ा नहीं होता इस दल का, वो छोटा दल ही होता है। इसमें कुछ विशिष्ट लोग होते हैं जो बहुत गुणवान कहे जा सकते हैं, विशिष्टवान कहे जाते हैं। तो ऐसे लोगों से मिलकर ये दल बना हुआ होता है कि जो है गुणवान लोग हों इसमें, इनकी संख्या जो है कम से कम होती है और गुणवत्ता इसकी ज्यादा होती है। तो इसे कॉकस दल मॉरिस डुवर्जर ने कहा। दूसरा जो है शाखा दल, इसे ब्रांच, शाखा मतलब ब्रांच, पेड़ की जो ब्रांचेस होती हैं आपने देखे होंगे, शाखाएं होती हैं। तो ऐसे ही इन्होंने डुवर्जर ने इस दल में मतलब इसमें क्या होता है शाखा दल में कि जो जनता होती है उसको, ये जो दल होते हैं शाखा दल वाले जिसे ब्रांचेस कहते हैं, तो इनका जो मुख्य कार्य होता है वो जनता के पास जाना, उनकी समस्याओं को सुनना, और इनका मतलब जुड़ाव होता है सीधा तौर से जनता से। मतलब ये कोशिश करते हैं कि जो हमारा जुड़ाव है वो सीधा जनता से रहे, बीच में और कोई मेडिएटर ना हो। ये शाखा दल वाले जो होते हैं ब्रांचेस, जिसे ब्रांचेस पार्टी कहते हैं, ये जो है डायरेक्टली सीधा जनता से जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो इसे शाखा दल कहते हैं। फिर प्रकोष्ठ, जिसे सेल पार्टी कहते हैं, प्रकोष्ठ। इसमें बेसिकली वो दल आते हैं जो लाइक पहले जो पार्टीज होती थी फासिस्ट वाली, कम्युनिस्ट वाली, तो ये जो जो पहले ये हिटलर की पार्टी थी, फासिस्ट और कम्युनिस्ट, मुसोलिनी वगैरह की जो पार्टी थी, जो बहुत कट्टरवादी पार्टी थी, उन्होंने ऐसे दल का निर्माण किया था, सेल दल जिसे कहते हैं, प्रकोष्ठ दल। उस टाइम में ये ज्यादा प्रचलित था। और इस पर जो इसमें इस दल में जो सदस्य होते हैं ना, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए ये जो प्रकोष्ठ दल होता है ये कई बार फासिस्ट का रूप ले लेता है या कम्युनिस्ट का रूप ले लेता है। बेसिकली इसका निर्माण ही कम्युनिस्ट पार्टी और फासिस्ट पार्टी ने किया था इस दल का। फिर चौथा जो है वो मिलिशिया दल है। इसमें क्या होता है, जो मिलिशिया मतलब मिलिट्री कह सकते हैं, एक ऐसी सेना होती है इस दल में जो राजनीति से सीधे, गैर सरकारी सेना होती है, मतलब सरकार से सीधे तौर से जुड़ी नहीं होती है। ये जो मिलिशिया पार्टी है, ये जो है, इसमें एक ऐसी सेना होती है जो गैर सरकारी होती है। मतलब ये कुछ समय के लिए उत्पन्न होती है, लड़ाई होती है, और फिर ये अपने आप जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो ये अपने आप ये दल समाप्त हो जाता है।
मतलब ये सिचुएशनल बेस्ड है कि एक सिचुएशन परिस्थिति आई है मान लीजिए भारत के सामने, अब उसे लड़ना है किसी अदर कंट्री, तो इस समय जो है एक मिलिशिया पार्टी इमर्ज होगी और वो जो है गैर सरकारी होगी, मतलब इसे सरकारी से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, ये सीधा जाएगी अपना कार्य करेगी, युद्ध समाप्त होते ही यह दल समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से जो मॉरिस डुवर्जर थे, इन्होंने संरचना के आधार पर 4 प्रकार के दल बताए। कॉकस दल जो बहुत छोटा होता है, इसके जो सदस्य होते हैं वो गुणवान ज्यादा होते हैं। ब्रांचेस दल, शाखा दल जिसे कहते हैं, ये जो है जनता से सीधे तौर से जुड़ता दल है। प्रकोष्ठ दल जो सेल दल है, इसका बेसिकली उद्भव जो है कम्युनिस्ट और फासिस्ट ने किया था। मिलिशिया, मिलिट्री दल जिसे कहा जाता है, जो सेना होती है, गैर सरकारी सेना होती है, जो युद्ध के समय उत्पन्न होती है और युद्ध के समाप्ति के बाद खत्म हो जाती है। तो ये मॉरिस डुवर्जर ने संरचना के आधार पर इतने दल बताए। अब जिबोनी सार्टोरी के दलीय प्रणाली हम देखते हैं। इन्होंने 7 प्रकार के जो है दल क्लासिफिकेशन दिया दल को लेके कि दल जो है कितने प्रकार के हो सकते हैं, दलीय प्रणाली जो हमारी है वो कितने प्रकार की हो सकती है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा सिंगल पार्टी सिस्टम, मतलब सिंगल मतलब अकेला या एक पार्टी सिस्टम। ये इसका एग्जाम्पल इन्होंने अल्बेनिया और यूएसएसआर का एग्जाम्पल दिया कि ये जो 2 कंट्री है यहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम है। यूएसएसआर, ये ध्यान रखिएगा कि रशिया नहीं है, ये रूस नहीं है, ये यूएसएसआर, जब सोवियत संघ था जो जिस टाइम पे, ये उस समय की बात हो रही है, उस समय सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का ही एकमात्र पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो पूरे रशिया पर, पूरे यूएसएसआर पर वर्चस्व था उस पार्टी का, और वही हाल अल्बेनिया का था। तो सिंगल पार्टी सिस्टम उस समय जो है अल्बेनिया और यूएसएसआर में देखा गया। दूसरा जो है वो है हेजेमोनिक पार्टी सिस्टम, मतलब वर्चस्वशाली पार्टी सिस्टम। हेजेमोनी मतलब कि हेजमनी, वर्चस्व, एक किसी पार्टी का वर्चस्व। ये जो है सार्टोरी ने कहा ये पार्टी सिस्टम मैक्सिको में देखी जाती है, हेजेमोनिक पार्टी सिस्टम। तीसरा टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम मतलब द्विदलीय प्रणाली। बेसिकली ये यूएसए में देखी जाती है, यूएसए में भी आप देखेंगे, और इसे यूके में भी देखेंगे। यूके में भी दो ही दल है, और न्यूजीलैंड में भी इसे देखने को मिलता है, टू पार्टी सिस्टम। फिर प्री डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, मतलब प्री डोमिनेंट, पहले से ही डोमिनेशन है जिस पार्टी का, वो वो दलीय व्यवस्था, वो जिगोनी सार्टोरी ने इंडिया और जापान के कॉन्टेक्स्ट में कहा। इंडिया जब कांग्रेस का शासन था उस समय सार्टोरी ने इसे प्री डोमिनेंट सिस्टम का नाम दिया था। प्री डोमिनेंट पार्टी सिस्टम मतलब कि किसी एक पार्टी का डोमिनेंट मतलब प्रभुत्व है वहां पे। तो इंडिया में कांग्रेस का जब प्रभुत्व था तब जो है इसे प्री डोमिनेंट पार्टी सिस्टम जियोनी सार्टोरी ने इसका नाम दिया। और जापान में भी प्री डोमिनेंट पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है। फिर फिफ्थ जो है लिमिटेड और मॉडरेट प्लूरलिज्म, मतलब लिमिटेड मतलब सीमित, या मॉडरेट मतलब मध्यस्थ, मॉडरेट मतलब मॉडरेट लेवल का, प्लूरलिज्म बहुलवाद। लिमिटेड या मॉडरेट प्लूरलिज्म, सीमित बहुलवाद, ये जो है ये प्रणाली हमें बेल्जियम और जर्मनी में देखने को मिलती है। फिर एक्सट्रीम और पोलराइज्ड प्लूरलिज्म। एक्सट्रीम मतलब कि विशेष, मतलब बहुत एक्सट्रीम, हाईली पोलराइज्ड प्लूरलिज्म, ये जो है चिले, इटली, फिनलैंड और नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड में भी देखने को मिलती है। उसके बाद ऑटोमाइजेशन, ये मलेशिया में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से सार्टोरी ने दलीय प्रणाली के 7 क्लासिफिकेशन बताए, 7 वर्गीकरण दिए दलीय प्रणाली के। तो ये सार्टोरी का दलीय प्रणाली था। अब हम देखते हैं सिगमंड न्यूमैन का। सिगमंड न्यूमैन, इन्होंने 2 प्रकार का वर्गीकरण दिया दलीय प्रणाली का। पहला प्रतिनिधित्वकारी दल, दूसरा एकीकृत दल, इंटीग्रेटेड जिसे कहते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव पार्टी। तो इन्होंने माना जो प्रतिनिधित्वकारी दल हैं ये क्या करते हैं, जनमत को प्रकट करते हैं लेकिन उसका निर्माण नहीं करते। मतलब कि इनका जो मूल उद्देश्य होता है अधिक से अधिक मत प्राप्त करना होता है,
मतलब वोट जितना हो सके वो प्राप्त करना होता है, इसे प्रतिनिधित्वकारी दल सेगमेंट न्यूमैन कहते हैं। और दूसरा एकीकृत दल, एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड दल। ये दल जो होते हैं वो हमेशा एक्टिव होते हैं, मतलब ये सदैव सक्रिय होते हैं। ये नहीं कि बस इलेक्शन के टाइम पे एक्टिव रहे उसके बाद ये सुस्त हो जाए, ऐसा नहीं है। ये जो है हमेशा जो है एक्टिव रहते हैं, इलेक्शन के पहले भी इलेक्शन के बाद भी। तो इसे इन्होंने इंटीग्रेटेड पार्टी या एकीकृत दल का नाम दिया। अब स्टॉर्म है, स्टॉर्म ने जो है इन्होंने 3 प्रकार के दल बताए। पहला नीति निर्माण करने वाला दल, मतलब जो ऐसा दल जो पॉलिसीज बनाता है, जो पॉलिसी फॉर्म करता है, नीतियों का निर्माण करता है, उसको इन्होंने नीति निर्माण करने वाला दल बताया। दूसरा मत प्राप्त करने वाला दल, इन्होंने माना कि एक ऐसा दल होता है जो केवल मत प्राप्त करता है, वोट प्राप्त करना चाहता है। तीसरा कार्यालय प्राप्त करने वाला दल, मतलब ऐसी पार्टी जो एक ऑफिस प्राप्त करना चाहती है, राजनीतिक तौर पे ऑफिस प्राप्त करने के लिए वो कार्यरत रहती है। तो इस तरीके से स्टॉर्म ने जो है 3 प्रकार के दल बताए, नीति निर्माण करने वाला दल, मत प्राप्त करने वाला दल, कार्यालय प्राप्त करने वाला दल। तो ये स्टॉर्म ने दिया। इस प्रकार से हमने देखा कि 4 थिंकर्स हमने पढ़े आज। इसके बाद भी एक थिंकर हैं जिन्होंने जो है कार्टेल पार्टी का नोशन दिया, जिसे कार्ड्स और मेयर ने कार्टेल पार्टी दिया और कैचॉल पार्टी किस्टाइमर ने दिया। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में, आने वाली क्लास में करके फिर हम देखेंगे नेशनल पार्टी क्या होती है और स्टेट पार्टी क्या होती है और रीजनल पार्टी क्या होती है, वो हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। और फिर देखेंगे कि इंडिया में जो है पार्टी सिस्टम किस तरीके से बदला और किस तरीके से एक दलीय व्यवस्था से यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था कायम हुई, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास से अगर आप लोगों को कोई